आपसे ही क्या क्या अपेक्षाएं आप कर रहे हैं सर? कौन कौन से इस वक्त ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जिनको इस बजट में एड्रेस करना ही होगा? तो अगर मुझसे पूछे तो मैं उसको तीन भाग में बांट देता हूं। जी। मेरी उम्मीद जो बजट से रहेगी कैपिटल मार्केट के संदर्भ में, उसमें रिटेल के लिए सरकार क्या कर सकती है और कॉरपोरेट के लिए क्या कर सकती है, ये मैं पहला भाग में रखता हूं। ओके। दूसरा भाग, सरकार शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकती है और मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकती है, ये दूसरा भाग। और तीसरा, कि सरकार क्या कर सकती है वो तो एक, और सरकार को क्या नहीं करना चाहिए वो दूसरा भाग, तीसरा। तो ये तीन भाग में अगर मैं देखूं बजट से कैपिटल मार्केट के एक्सपेक्टेशन, तो अगर रिटेल के नजरिए से मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि इस बार काफी लोगों को उम्मीद है कि इनकम टैक्स में बदलाव होगा, जो कि मिडिल क्लास को बेनिफिट करेगा। मेरे ख्याल से अगर आप कैपिटल मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें और खास करके लास्ट कैलेंडर ईयर के इंडेक्स प्रदर्शन को देखें, तो जो कंजम्पशन गुड्स की जो इंडेक्स है, उसमें बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, खास करके इसलिए क्योंकि अर्बन और रूरल कंजम्पशन दोनों में ठहराव आया है। तो रिटेल के लिए ये टैक्स का अगर लेवल जो स्लैब है वो बढ़ाया जाता है, तो मेरे ख्याल से वो कंजम्पशन को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ सरकार जिस तरह से रूरल स्पेंडिंग करती है अलग अलग स्कीम्स के द्वारा, उसी की तरह अर्बन क्षेत्र में भी पुअर हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। तो ये दो मुख्य हो गए मेरे एक्सपेक्टेशन रिटेल के लिए। कॉर्पोरेट्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है, जहां पर एक उम्मीद ये भी है कि अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की पहल करे, तो शायद ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी ये उचित रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 20 जनवरी को ट्रंप यूएस की प्रेसिडेंटशिप जब ग्रहण करेंगे, उसके बाद उन्होंने कह रखा है कि वो वहां पर टैक्स की दर कम करेंगे। तो जी। अपने देश को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की जरूरत है। राइट सर। साथ ही साथ, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप देखें आउटले, पिछले साल सरकार की बड़ी एम्बिशियस आउटले थी 11.11 लाख करोड़ की। ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस बार थोड़ा सा अग्रेसिव उस पर एलोकेशन होना चाहिए, 20% तक का भी अगर इजाफा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट लेवल पर अगर आप मुझसे पूछे दीपक जी, तो ये है एक्सपेक्टेशन राइट सर। रिटेल। राइट सर। एसटीटी वाला पिछली बार 0.01% से 0.2% कर दिया था, तो जाहिर सी बात है डबलिंग द टैक्स बर्डन ऑन ट्रेडर्स। बट आपको लग रहा है सर, एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि सरकार अपने इंटेंशन पहले ही साफ कर चुकी है और हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपका इस पर क्या है सर? कुछ हम देखें इस बार उम्मीद? तो देखिए, जैसा गुरमीत भी कह रहे थे, पिछले बार जो इक्विटी पे टैक्सेशन बढ़ाया गया, उस आघात को बाजार ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि बाजार में रैली इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों ने उसको उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों में देखें, तो बाजार में धीरे धीरे एक ठहराव आ रहा है। अगर आप वर्ष 2025 के आउटलुक को भी देखें, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स ग्रोथ की नहीं है। इस माहौल में अगर आप अपने टैक्स कलेक्शन से प्रेरित होकर एसटीटी को बढ़ाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये बाजार का पार्टिसिपेशन को कम करेगा। साथ ही साथ पिछले कुछ महीनों में सेबी ने जो कड़ाई की है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, उससे डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम में काफी गिरावट आई है। और उसके साथ अगर टैक्सेशन का बर्डन बढ़ जाता है, तो ये गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का मार्केट बिल्कुल खराब है, क्योंकि एक तरह से वो बाजार में लिक्विडिटी क्रिएट करता है, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स को अपने एंट्री और एग्जिट को फैसिलिटेट करने में सुविधा होती है। तो ये मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि जो सरकार को नहीं करना चाहिए, वो एसटीटी से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और ना ही कैपिटल गेन्स में ही उनको कोई दखल देना चाहिए। ये सरकार इनसे दूर रहे तो बेटर है। आ, 2-3 महीनों से मूड माहौल थोड़ा कॉशियस हो गया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये छोटे मोटे करेक्शन है बुल मार्केट में, या फिर वाकई में हम टॉप बना चुके हैं, अब आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू के लिहाज से क्या है आपका बाजार पर व्यू? तो मेरे ख्याल से अनिल जी, अगर आप देखिए, तो जो पिछले दो तिमाही पार हुए, उसमें पहली तिमाही में इलेक्शन होने के कारण सरकार की स्पेंडिंग बैकफुट पर चली गई, और दूसरी तिमाही में मॉनसून का कहर इतना ज्यादा रहा कि उसके कारण भी दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की काम और कंजम्पशन की स्पेंडिंग, दोनों पे हमको असर दिखा।
और उसका एक जो हमने आउटकम देखा वो था कि अगर ओवरऑल आप सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो दिखता है कि सिर्फ 2% ही प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। लेकिन हम लोगों ने अपनी रिसर्च टीम के साथ टॉप 1100 कंपनीज को 4 सेक्टर्स में बांट दिया: कंजम्पशन ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, फाइनेंशियल्स एंड इंडस्ट्रियल। जब हमने इन 4 समूह में इन 1100 कंपनी को बांटा तो हमने देखा कि इन 4 समूह में से 3 समूह ऐसे थे जहां पर कि एक्चुअली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ रीजनेबली अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में 17% ऊपर थी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ 14% ऊपर थी। फाइनेंशियल कंपनीज की प्रदर्शन 13.5% ऊपर थी। और उसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो करीब 33% ऊपर था। जिस सेक्टर ने प्रॉफिट ग्रोथ को, ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ को नीचे खींचा है वो है इंडस्ट्रियल, और उसमें खास करके ऑयल एंड गैस, पावर और सीमेंट जैसे कंपनीज हैं, उनके प्रॉफिट में डिक्लाइन ने ओवरऑल परफॉर्मेंस को थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब हम जब थर्ड क्वार्टर में खड़े हैं और थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर का आउटलुक देख रहे हैं तो उसमें अगर आपने देखा होगा रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उनको भी लग रहा है कि अब बॉटम आउट हो चुका ये साइक्लिकल स्लो डाउन और उनको उसमें रिकवरी दिख रही है। खास करके उन्होंने 3 सेक्टर्स का नाम लिया: स्टील का, सीमेंट का और पावर का। तो मुझे लगता है कि जो अभी हमने रैली देखी, इस रैली में और लेग्स हैं। इसमें तभी और तेजी दिखेगी जब हमें थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट दिखेंगे और फोर्थ क्वार्टर की आउटलुक जो है वो पहले से ज्यादा पॉजिटिव होगी। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार की स्पेंडिंग अब फ्रंट फुट पे आएगी। बहुत दिन से प्राइवेट सेक्टर केपेक्स के बारे में हम लोगों निराश होते आए हैं। हो सकता है कि बजट के साथ उसमें भी एक इजाफा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं समझता हूं 20 तारीख को जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और फिर वो अमेरिकन कंपनीज में टैक्स की कटौती का अनाउंस करेंगे तो उसका एक मेजर बेनिफिशियरी जो है वो भारत की आईटी कंपनीज होंगी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो एक सिक्लिकल स्लो डाउन हमारे पीछे है और एक स्ट्रक्चरल बुल रन हमारे आगे है। ओके, ये अच्छी बात है आपने बताया कि छोटा मोटा स्लो डाउन तो है लेकिन लंबा बुल रन अभी भी आगे है। उस लिहाज से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में सर जो नतीजों की वजह से 2 वजह से कमजोरी हुई, जैसा आपने भी बताया, एक एफआईसी सेलिंग और दूसरा कमजोर नतीजे, क्या उम्मीद की जाए ये थोड़ा सा जो छोटा मोटा ग्रोथ धीमेपन का संकेत है ये कब तक ठीक होगा सर? मेरे ख्याल से देखिए थोड़ी बहुत प्लेटो हो जाएगी तीसरे क्वार्टर में ही, और रियल जो ग्रोथ है वो चौथे तिमाही से दिखेगी। क्योंकि हुआ क्या है कि एक तेजी से चलती हुई गाड़ी को हम लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट गियर में डाल दिया फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में। उस गाड़ी को दोबारा फोर्थ गियर में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और उसका एक सबसे बड़ा कैटलिस्ट जो है वो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी, और जो दूसरा कैटलिस्ट जो कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करेगा आगे आने के लिए, वो मेरे ख्याल से बजट के प्रोविजंस रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि चौथी तिमाही से वो दिखना चाहिए। एक और कैटलिस्ट है जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। काफी संभव है कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंत में, यानी कि फरवरी की पॉलिसी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो रेट कट की अनाउंसमेंट करे या फिर थोड़ी सी और एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट करे, तो उसका भी असर कंजम्पशन पे और केपेक्स पे पड़ेगा। इस पर रिएक्शन लूंगा मैं। संजय सिन्हा साहब, इसको मार्केट ने तो मुझे लगता है सीआर कट होगा पहले से ही काफी हद तक मान बैठा था, सीआर कट होने की संभावना है, रेपो रेट कट होगा, इस पे काफी लोगों में अंतर्विरोध था। कुछ लोग बटे हुए थे, कुछ लोग समर्थन में थे, और हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी 4-2 से फैसला दिया है। तो ये अब जो आया है इसके बाद फॉरवर्ड लुकिंग क्या देखें, इन्वेस्टमेंट का रुख कैसा रहने वाला है? तो लक्ष्मण जी देखिए, अगर आप जो जीडीपी के आंकड़े आए 5.4% के, उसका अगर आप देखें कि उसके पीछे कारण क्या थे, तो 5 मुख्य कारण थे उसके स्लो डाउन के। पहला था माइनिंग एंड कोरिंग में स्लो डाउन, दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग का स्लो डाउन, तीसरा था इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, चौथा था गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का कम होना, और पांचवा था ग्लोबल स्पेंडिंग।
अगर आप ये पांचों आंकड़े देखें और उसके कंपैरिजन में अगर आप गवर्नर साहब की स्पीच को सुने, तो गवर्नर साहब ने अपने स्पीच में कहा कि जो माइनिंग एंड क्वारिंग सेक्टर है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें उनको अब थोड़ी तेजी दिख रही है। ये मेरे ख्याल से इक्विटी मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि अगर जो पिछला तिमाही गुजरा, Q2 ऑफ FY25, उसमें हमने देखा कि एग्रीगेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर सिर्फ 2% का रहा। हमने अपनी रिसर्च टीम के साथ इन सारे 1100 कंपनीज जो हैं, टॉप 1100 कंपनीज, उनको 4 सब सेक्टर्स में बांटा: कंज्यूमर फेसिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल। जब मैंने इनको जब 4 भाग में बांटा, तो मैंने देखा कि इन 4 में से 3 जो सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर, फाइनेंशियल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उनमें तो एक्चुअली प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा हुआ। जहां पर जो प्रॉफिट को नीचे लाया है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रियल के अंदर खास करके ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, सीमेंट, इस तरह की कंपनीज ने इनके प्रॉफिट ग्रोथ को नीचे लाया। तो अब अगर गवर्नर खुद कह रहे हैं कि उनको इन सेक्टर्स में अब तेजी दिख रही है, तो मैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से ऐसा समझ रहा हूं कि जो Q3 और Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट में कुछ सुधार होना चाहिए, और इसका रिफ्लेक्शन हमको स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा। तो एक मैं जो कंक्लूजन है गवर्नर के स्टेटमेंट और आंकड़ों के कंपैरिजन को अगर मैं देखूं, तो एक कंक्लूजन मैं ये निकाल रहा हूं। दूसरा, जो उन्होंने सीआरआर में 2 फेज में 25-25 बेसिस करके क्यूमुलेटिवली 50 बेसिस पॉइंट का जो कटौती अनाउंस किया है, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर में करीब करीब 1,15,000 करोड़ से लेके 1,20,000 करोड़ का लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम में चला आएगा। इसका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट्स पे पड़ेगा, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई में बिजी सीजन क्रेडिट पॉलिसी में अगर इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी बाजार में चला आता है तो ये उसके लिए फायदेमंद है। और मेरे ख्याल से जो मैं 4 सब सेक्टर्स की प्रदर्शन की बात कर रहा था, उसमें जो मैंने देखा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है, अब तक हर तिमाही में इस पूरे समूह में करीब करीब 30% का प्रॉफिट ग्रोथ आता था ईयर ऑन ईयर। लेकिन इस तिमाही में एग्रीगेट बेसिस पर इस समूह में फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज का जो एग्रीगेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो घट के सिर्फ करीब 15% के आसपास आया था। इसमें अच्छी बात तो यह है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, उनका प्रॉफिट ग्रोथ 33% का था। यानी कि अगर जो इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी अगर बाजार में चला आता है, तो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, जैसे कि एनबीएफसीज हुए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हुए, उनके भी प्रॉफिट ग्रोथ में इजाफा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज जो हमने जो असर देखा हमने बाजार में आज कृषि का, वो सिर्फ आज ही तक सीमित नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये प्री बजट रैली को सपोर्ट करने में बहुत ही समर्थन देगा। संजय सिन्हा साहब, 2 सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं। एक तो कंजम्पशन, हमने ये देखा कि जो अलग अलग इंडस्ट्री के आंकड़े आए, खासतौर से एफएमसीजी के आंकड़े, तो वो कह रहे हैं कि अर्बन सेक्टर में डिमांड कम है, रूरल एरिया में डिमांड ज़्यादा है। एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रीमियम कैटेगरी की डिमांड ज़्यादा है, जो इकोनॉमिक कैटेगरी है उसकी डिमांड कम है। तो ये कहीं आपको अंतर्विरोध दिख रहा है क्या? और दूसरा कि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से या फिर क्या पूरे हफ्ते भर में एफआई धीरे धीरे वापस भारतीय बाजार में लौटने लगे हैं, तो उनका जो बाहर जाने का सिलसिला था थम रहा है। तो ये किसी ठोस बुनियाद पे थम रहा है या फिर ये अभी डमाडोली है? तो जहां तक कंजम्पशन का सवाल है, तो देखिए कोविड के बाद जो रिकवरी हुई वो काफी के शेप्ड रिकवरी ही हुई है हमारे देश में, जहां पर प्रीमियम कंजम्पशन काफी तेजी से बढ़ा है और मास कंजम्पशन जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया है। तो ये डाइकोटमी जो कंजम्पशन का है वो हम कुछ महीनों से नहीं, कुछ क्वार्टर से देख रहे हैं अपने देश में। आज भी जो इनका कंज्यूमर सेगमेंट का जो डेटा पब्लिश हुआ, उसमें भी हमने ये देखा है कि जो सो कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास है, तो उसमें उतना ग्रोथ नहीं हुआ है जितना कि बाकी ऊपर के इनकम क्लासेस में, कंज्यूमिंग क्लासेस जो है उनमें हुआ है। तो इसलिए ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है
कि कंजम्पशन जो है, अर्बन कंजम्पशन, वो हाई टिकट आइटम पे ज्यादा है। और अब तक अगर आप देखें तो जो आंकड़े आते थे उससे यह दिखता था कि अर्बन कंजम्पशन तो तब भी स्टेडी था, रूरल कंजम्पशन में तेजी नहीं आई थी। लेकिन पिछले क्वार्टर में हमने देखा फॉर द फर्स्ट टाइम कि अर्बन कंजम्पशन में थोड़ी रुकावट आई है और ऑन द कॉन्ट्ररी रूरल कंजम्पशन में बढ़ोतरी हुई है। आगे जाकर ये आंकड़े किस तरह का शेप लेंगे, मेरे ख्याल से जैसा रिवाइवल हो रहा है, जो पीएमआई इंडेक्स में दिख रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिवाइवल दिख रहा है, मुझे लगता है कि अर्बन कंजम्पशन उस भी पर डिपेंड रिवाइव। करेगा। और जिस तरह की रूरल खरीफ की जो सीजन गुजरी है, भले बारिश का कहर कुछ रीजन्स में काफी बुरा रहा हो, लेकिन ओवरऑल खरीफ की प्रोडक्शन जो है वो अच्छी रही है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास रूरल समय सिन्हा साहब थोड़ा सा कम है कि अगर एफआई वाले सवाल पे अगर आप थोड़ा सा अपनी टिप्पणी कर दें तो हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो जो एफआईआई का जो डेटा है, अगर आप इसी कैलेंडर ईयर को देखें या फाइनेंशियल ईयर को देखें, तो ऐसा नहीं है कि एफआईआई ने हर महीने नेट सेलिंग की है। हमारे सामने चूंकि अक्टूबर का आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ऊपर है, इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके पहले का महीना देखें तो सितंबर में उनकी फिगर नेट पॉजिटिव 35,000 करोड़ की थी। जून और जुलाई में भी उनके फिगर नेट पॉजिटिव थे। तो एफआईआई के फिगर का उतार चढ़ाव मंथ ऑन मंथ तो लगा रहेगा। मेरे ख्याल से भारत में स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ नहीं बदला है जिसके कारण एक भारत छोड़ो अभियान एफआईआई ने अडॉप्ट कर लिया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि भारत के वैल्यूएशन पर सवाल उठते हैं, लेकिन जिस तरह की हमारी सेक्टोरल कॉम्पोजिशन है, हम बाकी इमर्जिंग मार्केट से हमारा मार्केट जो है हमेशा ज्यादा वैल्यू कमांड करेगा। तो मैं समझता हूं कि जब जहां तक मार्केट का पर्सपेक्टिव है, वहां पर हमें एफआईआई के फिगर को उतना ज्यादा महत्व तो नहीं देना चाहिए जितना कि हमारे डोमेस्टिक फ्लोज को देना चाहिए। आज तक बाजार को डोमेस्टिक फ्लोज ने संभाल के रखा है। जब ये डोमेस्टिक फ्लोज डगमगाएंगे तो ही बाजार को खतरा है। एफआईआई की अग्रेसिव सेलिंग से मेरे ख्याल से नियर टर्म में बाजार को खतरा नहीं है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए हमारे खास मेहमान संजय जी जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत विस्तार से संजय सिन्हा जी हर बार जब भी आते हैं हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल सर यही होगा, बीते हफ्ते में जब जा रहा था हफ्ता तो काफ़ी कुछ राहत लग रही थी कि चलो एफआईआई की तरफ से कुछ एक बाइंग आ गई। हालांकि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही थी, जो पिटाई हो रही थी वो थोड़ी सी रुक गई। लेकिन शाम होते होते जो नंबर्स आए उससे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। 5.4% की जीडीपी ग्रोथ, ये किसी भी एनालिस्ट ने कहीं पर भी अर्थशास्त्रियों ने अनुमान नहीं लगाया था। आप इसे कैसे पढ़ पा रहे हैं? तो देखिए, जो पिछला तिमाही गुजरा है वो अगर आप अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत ही मुश्किल वाला तिमाही था, क्योंकि बरसात भले लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव कुछ एक्सट्रीम तरीका से था, इन द सेंस कि कई जगह पे बाढ़ का असर देखा गया और इतनी तेज बारिश के कारण दोनों कंजम्पशन पर भी असर तो पड़ा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की काम हो रही थी उसमें भी रुकावट आई। तो इसलिए जीडीपी में जीडीपी की ग्रोथ की गति में कमी आएगी, ये तो मैं समझता हूं कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन इतने नीचे के आंकड़े आएंगे ये जरूर हम सभी को डिसअपॉइंट किया है। तो कुछ तो झलक हमें कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में दिख रहा था, जहां पर हमने देखा कि बहुत दिन के बाद Q2 FY25 जो है उसमें अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी कंपनीज में जो रेवेन्यू ग्रोथ है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें कमी आई थी। लेकिन जीडीपी का आंकड़ा 5.5% के आसपास आ जाएगा, ये जैसा कि आपने सही कहा, ये किसी ने भी अंदाज नहीं लगाया था। और अगर ये हमारी इकोनॉमी के स्लो डाउन को जता रहा है तो जरूर ये चिंता का विषय है और हमें इसको अपने प्रोजेक्शंस में फैक्टर इन करने की जरूरत है। बाजार के जो हम लोगों ने एस्टिमेट लगाए हैं निफ्टी के लेवल्स के, उस पर भी इसका असर हो सकता है। जी,
मेरा मेरा बिल्कुल आपने सही कहा सर। मेरा सवाल भी अगला यही था कि जो तमाम दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ को लेकर के जो प्रोजेक्शन किया हुआ है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या FY25 के लिए भी कोई ओवरऑल जो है क्या बड़ा नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है, या फिर आपको लगता है अभी 2 क्वार्टर बाकी हैं वहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या दिखाई दे रही है? तो देखिए, दो जो बहुत रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जी। IMF और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों के अगर आप एस्टिमेट्स देखेंगे जीडीपी ग्रोथ के, तो वो जिस तरह के अभी नंबर्स आए हैं उससे एक विपरीत वो नंबर जो उनका अजम्पशन है वो काफी स्ट्रांग है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जीडीपी ग्रोथ FY25 के लिए 7% के ऊपर का है, और IMF का भी एस्टिमेट जो है वो 6.25% के आसपास का है, और उन्होंने उसमें कोई कमी नहीं की है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि चूंकि उनको ग्राउंड लेवल के डेटा, खास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डेटा की एक्सेस बहुत अच्छी रहती है, और वो काफी सारे स्टेटिस्टिक्स को अपने प्रोजेक्शन में फैक्टर करते हैं, तो अगर सेकेंड हाफ में इकोनॉमी में अच्छी गति आई तो हमारे ख्याल से इसका जो असर है वो हम कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पर भी देखेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूं कि बाजार पर शॉर्ट टर्म पे इवेंट्स का असर पड़ता है, मीडियम टर्म पे लिक्विडिटी का असर पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस का असर पड़ता है। तो अगर सेकेंड हाफ में अगर जीडीपी में अच्छी खासी सुधार हुई तो हो सकता है कि फिर बाजार का भी रुख जो है वो बदल सकता है। आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का जो फॉर्मूला बताया अब तो मुझे याद हो गया, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक रहते हैं कि जो बहुत ही शॉर्ट टर्म का नज़रिया जिनका रहता है। ये जो नेक्स्ट वीक की अगर खाली बात करें, आगे और डिटेल में बातचीत करेंगे, आपको कितना बड़ा झटका लगने का अनुमान है? क्योंकि एक बड़ा सेटबैक है और एक ऐसे समय में जबकि एफआईज भी बहुत अग्रेसिव नहीं है भारत के ऊपर। जो अभी हमने 3 दिन खरीदारी देखी उसमें भी MSCI इंडेक्स का बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से ये नंबर पहले दिन 10,000 करोड़ के आसपास दिखाई दिए थे। तो एक तो एफआईज की बिकवाली, ऊपर से अर्थव्यवस्था के आंकड़े इतने ख़राब, Q2 के नतीजे हम देख चुके हैं, ऐसे में पॉजिटिव ट्रिगर तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है सर। तो मान के चलें कि अगले 1-2 हफ्ते या दिसंबर महीना वो थोड़ा सा मतलब कि नेगेटिव सेंटिमेंट वाला ही हो सकता है क्या? तो जहां तक सेंटिमेंट की बात है, ये संभव है कि सेंटिमेंट्स थोड़े वीक हों, लेकिन जहां तक दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स की बात है विपुल जी, तो मैंने ये जितने सारे रिजल्ट्स आए उनको मैंने 4 भाग में बांट दिया। जी। एक भाग कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज का, दूसरा भाग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का, तीसरा भाग इंडस्ट्रियल, और चौथा भाग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो मैंने जब इन 4 भागों में पूरे कंपनीज के रिजल्ट्स को बांटा, तो मैंने देखा कि भले हम ये कह रहे हों कि अर्बन स्लो डाउन हुआ है और रूरल डिमांड में पिकअप नहीं हुआ है, लेकिन कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज जिसमें कि सिर्फ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नहीं है, उसके अलावा भी कुछ बड़े कंजम्पशन के आइटम जैसे कि गाड़ियों की खपत, 2 व्हीलर्स की खपत को भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज की ओवरऑल रिजल्ट जो है वो दूसरी तिमाही में उतनी खराब नहीं है जितना कि नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। रही बात एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में, जिसमें कि मुख्यतः IT और फार्मा क्षेत्र की कंपनीज हैं, तो ये जो सब सेक्टर है इसका भी रिजल्ट बाय एंड लार्ज अच्छा है। रही बात फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की, तो उसमें हुआ क्या है कि अब तक पिछले 3-4 तिमाही में ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ करता था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में, वो औसतन मान लीजिए कि करीब 30% के आसपास होता था। सेकेंड क्वार्टर में ये जो पेस ऑफ ग्रोथ है ये घट के 15% हो गया, और ये क्यों हुआ इसके बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये 30% से घट के 15% इसकी ग्रोथ रेट हो गई। लेकिन ये भी मानिए कि ये ग्रोथ रेट है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डिक्लाइन हुआ है। जो चौथा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल सेगमेंट, वहीं पर मार ज्यादा पड़ी है, क्योंकि जो इसके 3 बड़े बड़े सेक्टर्स है ना, जैसे कि पावर जनरेशन हुआ, या फिर आप ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज ले लीजिए,
हाँ, या फिर आप सीमेंट जैसी कंपनीज को ले लीजिए, मेटल्स को भी अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल के अंदर ये जो बड़े बड़े सब सेक्टर्स हैं, इनमें बहुत गिरावट आई है, और इसके कारण ओवरऑल जो प्रॉफिट ग्रोथ है लिस्टेड कंपनीज की, वो नीचे आ गई है। अब इसके आगे की जर्नी कैसी होगी, उसके लिए आप इन चारों सब सेक्टर्स को अगर दोबारा अपने सामने रखें और देखें कि इनकी आउटलुक कैसी है, तो आपको लगेगा कि शायद उतनी निराशा हमें नहीं होनी चाहिए जितना कि हम अभी उस फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि जहां हमारे चारों तरफ जो डेटा पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली ऐसे डेटा पॉइंट्स नहीं हैं जिनसे कि हमें उत्साहित होना चाहिए। आपने बिल्कुल कहा कि एफआईआई की अगर थोड़ी बहुत बाइंग हुई तो उससे ज्यादा सेलिंग रही है। रही बात जीडीपी के डेटा, वो भी नेगेटिव है। अगर आप ग्लोबल इवेंट्स की अगर बात करें तो जिस तरह की यूक्रेन और रशिया की वॉर में इंटेंसिटी बढ़ी है, उसको देखकर नहीं लगता है कि वो बहुत अच्छे संकेत हैं। तो ओवरऑल इवेंट्स डेफिनेटली नेगेटिव हैं, लेकिन अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म की तरफ देखें तो सारे फैक्टर्स नेगेटिव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। समझना पड़ेगा। संजय सिन्हा साहब, कि एक इन्वेस्टर को कैसे समझे कि हमारी क्षमता कितनी है? कई लोगों की क्षमता कम होती है, कई लोगों को ज्यादा होती है, तो क्या कोई सेट फॉर्मूला आप लोग सजेस्ट करते हैं कि इस फॉर्मूले को देखिए, किसी के लिए रिस्क लेने की क्षमता हो सकता है ये आधार पर देखें तो कम हो सकती है, किसी की उम्र के आधार पर हो सकता है, किसी के सरप्लस फंड के आधार पर हो सकता है, तो क्या सेट फॉर्मूला क्या आप लोग अपनाते हैं? तो ऐसे देखिए, बहुत सारे थंब रूल हैं जो अपनाए जाते हैं। हाँ, एक तो बहुत ही पॉपुलर थंब रूल है कि आपके एसेट एलोकेशन में इक्विटी कितना होना चाहिए, उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, 100 माइनस योर एज। हाँ, वो होना चाहिए आपकी इक्विटी की एक्सपोजर। दूसरा जो थंब रूल ये है कि आप जब भी निवेश करें, कम से कम 6 महीने तक की जो आपकी खर्च की जरूरत है, वो किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में ना डालें जहां पर उसका कैपिटल वैल्यू एरोड होने का रिस्क हो। एक दूसरा फॉर्मूला ये है। इसके साथ ही साथ लोग ये भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि आप 50-30-20 का फॉर्मूला यूज करिए। 50% अपनी इनकम अपने खर्च के लिए, 30% अपने डिस्क्रिशन के लिए, और 20% सेविंग्स के लिए। तो ये जो जितने थंब रूल जो हैं लक्ष्मण जी, हाँ, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक हैं। आज अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर और पर्सनल फाइनेंस अब पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसी के लिए कोई भी थंब रूल अप्लाई करने के बदले, मेरे सुझाव से अगर किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ लोग अपनी रिस्क टॉलरेंस को निर्धारित करें तो वो बेटर है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये थंब रूल तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो रिस्क टॉलरेंस के लिए जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हमारी साइकोलॉजिकल मेकअप कैसी है। हम कह सकते हैं कि हाँ, हम 100 माइनस एज का फॉर्मूला तो लगा दिए, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं रिस्क लेने के काबिल नहीं हूँ। जब भी बाजार में थोड़ा बहुत हलचल आता है तो मैं डर जाता हूँ। तो ये सब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है टू फिक्स आपकी रिस्क टॉलरेंस। तो मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल सलाह के साथ अपनी रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करें तो बेटर है।